हाँ जी बेटा। आज हम लोग चैप्टर जो शुरू करेंगे उसका नाम है अकाउंट करंट। लिखो बेटे कॉपी में फटाफट। चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 6 है, उसका यूनिट नंबर 5 है ये। चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 5 है एक्चुअली, अकाउंट करंट। टॉपिक का नाम लिखेंगे अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का चैप्टर एक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। दिमाग सिर्फ एक बार लगाना है, बाकी सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में कैलकुलेशन के सिवाय कुछ भी नहीं। व्हाट इज एक्चुअली अकाउंट करंट, ये मेरा 10-15 मिनट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ जाओगे तो आपको अकाउंट करंट क्या काम करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, जब हम किसी शॉपकीपर के पास में गुड्स खरीदने जाते हैं, पहली बार जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे लाइफ में, उस शॉपकीपर से आपने सामान आज पहली दफा खरीदना है। आपने उससे 5 रुपए का एक पार्ले जी का पैकेट खरीदा, आपने अपने पॉकेट में हाथ डाला, आपको देखा अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपने वॉलेट जो है वो घर पे छोड़ कर आ गया। आपने शॉपकीपर को कहा कि यार मैं इस कॉलोनी में नया नया आया हूँ, वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये 5 रुपए का मैं पार्ले जी का पैकेट लेना चाहता हूँ लेकिन मैं पैसे लाना भूल गया, शाम को या कल आते जाते मैं आपको 5 रुपए दे जाऊंगा। ओके, आप क्या ये पार्ले जी का पैकेट उठाकर आने लगोगे तो क्या वो शॉपकीपर आपको जाने देगा क्या? वाई? क्यों नहीं जाने देगा? हम्म? क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। वो आपको नहीं जानता, इसका मतलब वो आपको एक भी रुपए का माल उधार में नहीं बेचेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसके क्या बनते चले जाएंगे, रेगुलर कस्टमर। आपने 15-20 बार उसे सामान खरीद लिया तो उसको आपकी शक्ल याद आ गई, उसको आपको ध्यान रखना है कि यार ये आदमी मुझसे ही क्या करता है, 4 दुकान छोड़कर मुझसे ही सामान लेने आता है। एक दिन उस शॉपकीपर ने मेरे को 15,000 रुपये का माल बेच दिया, इकट्ठा माल खरीदा मैंने 15,000 रुपये का। दिवाली का फेस्टिवल था, 3-4 दिन पहले मैंने क्या कर लिया, 15,000 का माल खरीदा और वही हुआ, वॉलेट में ले जाना भूल गया। अरे मैंने बोला अरे यार शिट, मैं तो क्या ले जाना भूल गया, पैसे लाना भूल गया, यार ये सामान तो रख ले, कल परसों ले जाऊंगा, मैं पैसे नहीं लाया। अब शॉपकीपर क्या बोलेगा? अरे यार कहाँ पैसे, कहाँ जा रहे हैं, ले जाओ सामान, दे जाना आते जाते थे। ये वही शॉपकीपर है जो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट आपको नहीं दिया था, आज ये 15,000 रुपए का सामान बिना किसी टेंशन में आपको उधार देने को रेडी हो गया है कि नहीं हो गया? क्योंकि उसके और आपके बीच में एक रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होने शुरू हो गए हैं कि नहीं हो गए? फिर सोचा ये आदमी तो बहुत अच्छा है। एक दिन मौका पाकर, जैसे मान लीजिए मोहित जनरल स्टोर है हमारे घर के बाजू में, है वास्तव में मोहित जनरल स्टोर। तो मैं मोहित के पास जाता हूँ, मैंने कहा मोहित, जैसा कि तुझे पता है कि मैं तेरा रेगुलर कस्टमर हूँ, यार मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोले हाँ बोले ना, क्या दिक्कत है? मैंने कहा मोहित, आई एम ए सैलरीड एम्प्लॉय, मैं तो कौन सा एम्प्लॉय हूँ, एक सैलरीड। तो मेरे को जो भी तनख्वाह मिलती है ना यार, वो महीने के एंड में मिलती है। तो मुझे कभी कभी क्या लेता है, लिक्विडिटी क्रंच रहता है। बोले कैसे? बोले यार कभी घर के सामान की जरूरत पड़ जाती है, कभी हाथ में पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। क्या आप मुझे एक सर्विस दे सकते हो, एक फैसिलिटी दे सकते हो? मोहित ने बोला कौन सी? मैंने कहा मैं या मेरे घर का कोई भी मेंबर आपसे महीने में कभी भी कोई भी सामान लेके आ जाए, आप उसे इमीडिएटली पैसा मत मांगना, आप आपने जो भी हमें माल बेचा है वो अपने बुक्स में मेरे खाते में लिख देना। कभी सुना होगा आपने शब्द खाते में लिख लेना? बोले इससे मुझे क्या फायदा होगा? बोले यार फायदा यही होगा कि मैं आपका क्या रहूंगा, हमेशा रेगुलर कस्टमर बना रहूंगा, मैं किसी और से सामान नहीं खरीदूंगा। मुझे 1 रुपए का भी सामान खरीदना है मैं आपसे ही खरीदूंगा, 1000 रुपए का सामान खरीदना है तो भी आपसे, 5,000 का खरीदना है तो भी आपसे। बात समझ आ रही है कि नहीं है? वो इतने बोला हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, पक्का आप मुझसे ही खरीदेंगे? मैंने कहा यस। पक्का आप महीने के एंड में मुझे क्या कर देंगे, पूरा पैसा दे देंगे? मैंने कहा एब्सोल्युटली यस, मैं आपको हर महीने के एंड में क्या कर दूंगा, जो भी महीने भर का मैंने आपसे ट्रांजेक्शन किया होगा उसका हिसाब किताब वन टाइम कर दूंगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ही वॉज एग्री, आई वॉज हैप्पी। चलता रहा, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया। एक दिन रुद्र जो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया,
वो अपने पुराने दोस्त मोहित के पास गया। मोहित ने सीए नहीं करने का डिसीजन लिया था, रुद्र सीए बन गया और मोहित के पास आता है, गप्पे वप्पे लड़ा रहे हैं। मैं तो वही रेगुलर कस्टमर, घर में इतना झोला लेके थैला लेके जिसमें सामान भरता हूँ। घर वालों ने लिस्ट बना के दे दी, घी ले आना, चाय ले आना, ये चीनी ले आना, फलाना ले आना। ये ला के मैंने मोहित को क्या पकड़ा दी, वो पर्ची पकड़ा दी। मोहित से बात किए जा रहा हूँ, मोहित रुद्र से ही बात किए जा रहे हैं और सामान वामान पैक करते जा रहे हैं। जब सारा सामान थैलियों में पैक हो गया, आई ओपन माई बैग, इसने वो सारा सामान रखा। देखो मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ जो यूजुअली होती है, एक्चुअली अपन ऐसे ही करते हैं। मैंने सामान पैक किया और मैंने इसको बोला ठीक है मोहित, ठीक है, मिलते हैं बाद में, और मैं अपना सामान लेकर आ गया। डिड आई पेड कैश? क्या मुझे पैसा देना भी चाहिए था क्या? मेरी और इसके बीच में जो ट्यूनिंग बैठ चुकी थी उसके हिसाब से तो मैं कभी भी माल खरीदूं, पैसा तो मैं इसे कब देने वाला हूँ, महीने के एंड में। अंडरस्टूड ना? क्या ये मेरा और इसके बीच का जो एडजस्टमेंट है, क्या वो रुद्र को पता है क्या? रुद्र बीइंग अ फ्रेंड ऑफ मोहित बोलेगा अरे वो आदमी तेरे को चूना लगा के चला गया, बोला तेरे से बातचीत कर रहा था, तेरे को पैसा नहीं दे के गया, तूने पैसे कहाँ लिए उससे? तो बोले वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मैंने और उन्होंने ये तय कर रखा है कि वो सामान खरीदेंगे तो मेरी शॉप से ही खरीदेंगे, और मैं उन्हें जो भी माल बेचूंगा महीने भर में उनका सारा पेमेंट कब लूंगा, वन टाइम पेमेंट लूंगा। रुद्र ने बोला फिर तो ठीक, फिर तो बात सही है, फिर देखो चूना तो नहीं लगा। लेकिन यार दोस्त मोहित, तुझे नुकसान तो हो ही रहा है। बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, क्या नुकसान हो रहा होगा मोहित को? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मोहित को क्या नुकसान हो रहा होगा? हाँ बोले, किसने बोला? इंटरेस्ट। करेक्ट। मोहित को क्या नुकसान हो रहा होगा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का नुकसान बताओ बेटा, कैसे हो रहा होगा? दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट का लॉस कैसे हो रहा होगा? जब रोहित सर ने माल मोहित से कौन सी तारीख को परचेस किया था? 10 अप्रैल को। तो मोहित ने रोहित सर को माल कितने रुपए का बेचा था? 15,000। अगर मैं रोहित सर मोहित को 15,000 रुपए 10 तारीख को ही नकद में देकर कैश परचेस कर लेते, तो मोहित के पास कैश रसीद 15,000 की आती कि नहीं आती? अब यही पैसा मोहित को रोहित सर से महीने के आखिरी तारीख यानी 30 अप्रैल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ही इज हैविंग अ गैप ऑफ हाउ मेनी डेज? 20 डेज। रुद्र ने बोला यार मोहित जरा सोच, अगर तू इसे नकद में माल बेचा होता तो तेरे लिए कौन सी सेल्स होती? तू ये पैसा आज ही के दिन या अगले दिन बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक से तुझे 20 दिनों का इंटरेस्ट का इनकम होता कि नहीं होता? ये इंटरेस्ट की इनकम तेरे को होने से रह गई। तो यार तुझे क्या नहीं करना चाहिए? लोगों को उधार में माल नहीं बेचना चाहिए। इसने तो अपना काम कर दिया, दोस्ती का धर्म निभा दिया इसने तो। अब ये दिमाग किसकी बात में, ये जो बात इसके दिमाग में घर कर गई कि नहीं कर गई? बोले यार बात तो सही है, मैं 15 अप्रैल को माल बेचता हूँ तो भी पैसा मुझे कम मिलता है 30 अप्रैल को। मैं 2 अप्रैल को माल बेचता हूँ तो ही मुझे पैसा कम मिलता है 30 अप्रैल को। यार मेरे को तो हमेशा लॉस ऑफ इंटरेस्ट ही होते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए। ये इस इंटरेस्ट की बात को लेकर बैठ गया। अगले दिन या फिर अगले दिन के बाद में कभी भी ये पर्सन, अरे बेटा क्या हुआ, आवाज में क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ से तो मेरे को बराबर वर्किंग दिखा रहा है बेटा आवाज। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आ रही है आवाज में? कैसे कैसे क्या करें इसका अपन? चलो एक बार आज तो पढ़ो, मैं बोलता हूँ कल इनको, वो ठीक करेंगे इस प्रॉब्लम को। अगले दिन से क्या ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएगा क्या? मैं जैसे इसकी दुकान पे चढ़ूंगा ये विल स्टार्ट अवॉइडिंग मी। मैं इसे माल मांगूंगा 15,000 का, देना शुरू करेगा 3,000 का, बोले बाकी का नहीं है। 4 लोग दुकान पे खड़े हैं तो 5वां नंबर मेरा लेगा, बाकी 4 लोगों को पहले माल बेचेगा। ये सब बातें, इसका जो ये नेचर है, जो एटिकेट्स है, वो मुझे धीरे 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 परेशान करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? एक दिन मौका पाकर मैंने मोहित को बोला, मोहित व्हाट हैपेंड? यार मैं हर महीने की तारीख में तुझे बराबर पैसा दे जाता हूँ, क्या दिक्कत हुई तुझे? बोला सर देखो, आज से मैं आपको माल जो है वो धार में नहीं बेच पाऊंगा, आपको अगर माल खरीदना है तो क्या ही खरीदना पड़ेगा, नकद। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले देखो सर, आपने मुझसे लास्ट टाइम गुड्स कब खरीदा था? 10th, बोलना पड़ेगा सबको कौन से डेट को, और आप मुझे पैसा कब देके गए थे? यार मुझे 20 दिनों का लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया था कि नहीं हो गया था? सॉरी सर, मैं ऐसा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मोहित का तो खाली कहना ही हुआ, मेरे को समस्या हो गई कि नहीं हो गई? बिकॉज मैं कौन हूँ?
सैलरीड एम्प्लॉय, कस्टमर नहीं, आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय। अगर मेरे पास एट द मोमेंट जेब में पैसा नहीं रहा तो मैं गुड्स कहाँ से खरीद पाऊंगा? जो घर बार की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा ना। लेकिन मैं इसकी बात भी समझ रहा हूँ कि अरे बात तो सही है, इसे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का लॉस। मैंने कहा मोहित तू टेंशन मत ले, अपन एक दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे। अपन एक काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? बोले जितना तुझे इंटरेस्ट का लॉस मुझे उधार गुड्स बेचने पर होता है, महीने के एंड में हम जो एक दूसरे के साथ किए गए ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब करेंगे, तो मुझसे जितना तुझे इंटरेस्ट का लॉस हुआ वो भी तो मुझसे क्या ले लेना, रिकवर कर लेना। तो तुझे कम से कम जो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था वो होना बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और तुझे एक बेनिफिट और भी रहेगा, तेरा कस्टमर परमानेंट बना रहूंगा कि नहीं बना रहूंगा। और मेरे को तो बेनिफिट यही मिलेगा कि मेरे को कोई भी आदमी उधार बेचने से इनकार नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, हम लोग किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कर रहे थे? मोहित जनरल स्टोर, पूरा बोलिए, मोहित जनरल स्टोर की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे थे। मोहित जनरल स्टोर की बुक में एक कस्टमर था जिसका नाम क्या था? रोहित। मोहित की बुक में किसका अकाउंट? रोहित का अकाउंट। जब ये मोहित ने रोहित को उधार में माल बेचा था, कौन सी तारीख को बेटा? 10 अप्रैल। तो मोहित की बुक में एंट्री क्या हुई होगी? मोहित ने उधार माल बेचा रोहित को, एंट्री बोलिए फटाफट। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ बेटा कतराए मत करा करो, गलत होगा तो मैं ठीक कर दूंगा, बोलना पड़ेगा लेकिन आपको। फिर से एंट्री बोलिए सर। कितने रुपए का गुड्स बेचा था? बात समझ में आ गई? अब मोहित क्या करेगा, ये रोहित के एक कॉलम एक और अमाउंट ऐड कर देगा। वो अमाउंट किसका है? इंटरेस्ट। ये तो किसका अमाउंट था? प्रिंसिपल अमाउंट का, ट्रांजेक्शन वैल्यू का। और साथ ही में क्या ऐड कर देगा? इंटरेस्ट। मान लो मेरे और इसके बीच में इंटरेस्ट कितना लेना और देना तय हुआ, 6% पर एनम। बेटा 10 तारीख से लेकर मैं इसे पेमेंट कौन सी तारीख को देने वाला हूँ? 30 अप्रैल को। कितने दिनों का ये मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? यूज कैलकुलेटर। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, बताओ कितना आया? 900। ये 900 तो 365 डेज का है ना बेटा, डिवाइड बाय 365 डेज। ये आपके एक दिन का इंटरेस्ट आ गया ना। मल्टीप्लाई फॉर हाउ मेनी डेज? 20 डेज। बताओ 49। क्या मैं एक बार अप्रोक्सीमेट बोलकर 50 रुपए लिख दूं बेटा? यानी जब मैं मोहित के पास महीने के एंड में उसे पैसे लेने आऊंगा तो मोहित मुझे बोलेगा सर मैं आपसे 15,000 तो किसके लूंगा? ट्रांजेक्शन की वैल्यू का, और प्लस 50 रुपए किसके लूंगे? इंटरेस्ट के। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ओके, मान लीजिए मेरे और मोहित के बीच में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ बेटे? 28 अप्रैल को। मेरे को घर में फिर 5,000 रुपए के माल खरीदने की जरूरत पड़ी। मोहित सोल्ड मी द गुड्स, तो मोहित की बुक में एंट्री क्या होगी? अगेन रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा। 20 तारीख को मोहित की बुक में एंट्री हुई दोबारा से, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा ये ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हुआ? और मैं इसे पैसे कब दूंगा? 10 दिन का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। सबसे पहले 5,000 का 6%, 300 आया, डिवाइड बाई 365। ये एक दिन का इंटरेस्ट आ गया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज। एक बार राउंड ऑफ करके 10 रुपए लिख लो बेटा, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो जब मोहित मुझसे इस 5,000 रुपए की डिमांड करेगा तो मैं मोहित को 30 अप्रैल को 5,000 प्लस 10 रुपी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करूंगा कि नहीं करूंगा? अंडरस्टूड ना? मान लो 25 अप्रैल को, कौन सी तारीख को? 25 अप्रैल, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सर्विसेज से खुश होकर मुझे 10,000 रुपीज सैलरी मिलने के 10 दिन 5 दिन पहले ही पे कर दिए। बोले यू हैव वर्क डन वेरी गुड, ये लो आपको जो सैलरी 30 तारीख को मिलती है मैं आपको उसमें से पहले 10,000 रुपये आपको एडवांस दूँ। ये मेरे बहुत अच्छा मोमेंट है कि नहीं? करेक्ट। तो मेरे को अप्रिसिएशन मिला और तनख्वाह भी पहले मिल गई। मैं घर आ रहा था सोच रहा था क्या करूँ इस 10,000 का, क्या करूँ इस 10,000 का, कहाँ पे खर्च करूँ, कहाँ पे खर्च करूँ? फिर तुरंत याद आया खर्च वर्च नहीं करना है, थोड़ी मोहित को उधारी टाइम से पहले चुका देंगे, थोड़ा इसके मन में भी मेरे को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा कि यार आदमी टाइम से पहले पैसा लेके जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई वेंट डायरेक्टली टू मोहित जनरल स्टोर। आई डायरेक्टली वेंट टू मोहित जनरल स्टोर। मैंने कहा मोहित कम है, पकड़ो तुम्हारे 10,000, जो पैसा मैं तुम्हें कब दूंगा? 30 अप्रैल। देखो मैं कितना ईमानदार आदमी हूँ, मैं तुम्हें 10,000 टाइम से पहले दे रहा हूँ कि दे रहा हूँ? बोले हाँ वेरी गुड वेरी गुड।
मोहित ने खाली थैंक यू सो मच बोला और एक एंट्री पास करी। मोहित के पास क्या आ रहा है? मोहित को पैसे किससे मिल रहे हैं? रोहित से। मोहित की वो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित के क्रेडिट में ये क्या लिखेगा? बाय कैश। कितना रुपए लिखेगा? 10,000। नाउ आई एम वॉचिंग कि साला इसने इधर क्या लगा रखा है, और ये पैसा मुझे इसे देना कब चाहिए था? 30 तारीख को। और मैंने दे कब दिया? यार मुझे कुछ इंटरेस्ट का रिबेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पर इसने तो खाली क्या लिखा? बाय कैश। मैंने कहा मोहित गलत बात, तुझे इधर भी कौन सा कॉलम खोलना चाहिए? इंटरेस्ट का। तो सोच, जो पैसे तुझे मिलते कब? 30 अप्रैल को। तुझे मिल कब गए? तो मैंने तुझे ये 10,000 रुपये कितने दिन पहले दे दिए हैं? 5 दिन। चलो 10,000 का 6%, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 365 days, 8 पॉइंट। तो एक बार इसको राउंड ऑफ करके 10 रुपए लिख दिया मैंने इधर। बात समझ में आ गई? अब आज तारीख कौन सी आ गई? 30 अप्रैल। एक बार आप इंटरेस्ट वाले कॉलम को भूल जाइए। मोहित ने मुझे माल कुल मिला के कितने का बेचा और मैं उसे ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ? 30 अप्रैल को मुझे मेरी जेब में से कितना पैसा देना चाहिए? पक्का। लेकिन क्योंकि मेरे और इसके बीच में क्या तय हो चुका है, तो मोहित मुझसे इंटरेस्ट कितना मांगता है, मैं उससे कितना मांगता हूँ, तो हम नेट में कितना देंगे और लेंगे? 50। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले तो ये मुझसे मांगेगा कि आप मुझे 50 रुपए तो किसके दोगे? इंटरेस्ट के। और 15 + 5 डेबिट के 20,000 के वैल्यू में से 10,000 आप दे चुके। आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के और कितने देंगे? 10,000। यानी बेटा मेरे और मोहित के बीच में 30 अप्रैल को जो सेटलमेंट होगा वो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 50 रुपए का इंटरेस्ट 10,050 रुपए का होगा कि नहीं होगा? अब एक बार, क्या आपने कभी भी आज तक ऐसा कोई लेजर अकाउंट देखा है जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट के कॉलम के साथ साथ इंटरेस्ट का कॉलम भी ऐड होता था? तो जब आपने कोई एक लेजर अकाउंट बनाया हो जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट या ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट के अलावा और भी सर्टेन कॉलम्स ऐड हो रहे हो, तो बस उसी अकाउंट को क्या नाम देते हैं? अकाउंट करंट। अगर आप सिर्फ देखो कि इंटरेस्ट का कॉलम, डोंट लुक एट इंटरेस्ट कॉलम, आपको एक डेट पर्टिकुलर अमाउंट एक लेजर अकाउंट ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes, लेकिन जैसे आप इस लेजर अकाउंट में इंटरेस्ट का कॉलम ऐड होते देख रहे हो, आपको एक नया अकाउंट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? yes, तो उस लेजर अकाउंट का नाम बदलकर अकाउंट करंट का नाम दे दिया जाए। पहले बताइए आपको अकाउंट करंट का मीनिंग समझ आया कि नहीं आया? अकाउंट करंट एक ऐसा रनिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में हुए सभी ट्रांजैक्शंस को लेजर की तरह ही रिकॉर्ड किया जाता है। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल लेजर अकाउंट में तो हर एक ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती। अकाउंट करंट में जब दोनों पार्टी तय कर लेती है कि वो हर एक दूसरे के साथ किए गए ट्रांजैक्शंस पर क्या चार्ज करेगी, तो उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो जाती है उस लेजर अकाउंट में, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? अकाउंट करंट। बी ऑनेस्ट बच्चा लोग, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मोहित जब मेरे साथ ट्रांजेक्शन कर रहा था तो ये मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, जब मैं मोहित के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं इससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। यानी इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है तो इंटरेस्ट अलाउ भी किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट थ्योरी लिखना शुरू करो। इसका मीनिंग लिखेंगे अकाउंट करंट में। एन अकाउंट करंट, an account current is a an account current is a running statement. An account current is a running statement between the parties. An account current is a running statement between the parties in which in which interest in which interest is allowed
or charged for a given period of time. Interest is charged or allowed for a given period of time. फुल स्टॉप। बताइए जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है वो मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पढ़िए क्या बोलता है, देखो। An account current is a running statement between parties in which interest is allowed or charged for a given period of time. ठीक है बेटा, हर एक ट्रांजेक्शन पे आप क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज। या तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर आप इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो। बात समझ में आ गई? फुल स्टॉप करके आगे लिखो। एन अकाउंट करंट, एन अकाउंट करंट takes the form, an account current takes the form, form का मतलब होता है फॉर्मेट। अभी अभी जो अपन ने अकाउंट करंट बना के देखा बेटा, वो एक लेजर अकाउंट की तरह ही बनते देखा है ना आपने? तो एन अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर अकाउंट, फॉर्म FORM, फॉर्म। एन अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लेजर अकाउंट, यानी अकाउंट करंट का कोई अलग सा फॉर्मेट नहीं है, ये कुछ लेजर अकाउंट के जैसे ही मिलता है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो होगा ही होगा, बस साथ ही साथ में 3 एडिशनल कॉलम डेबिट में ऐड हो जाएंगे, 3 एडिशनल कॉलम क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे। अब 3 में पहला कॉलम तो कौन सा देख रहे हैं आप? अब इंटरेस्ट कॉलम आपको समझ में आ गया। दूसरा बेटा, जब मैं ये क्या लिख रहा था इधर 20 डेज, इधर में 20 अप्रैल से कहाँ जा रहा था 30 अप्रैल, तो कितने दिनों का ब्याज लग रहा था, इसलिए इंटरेस्ट कॉलम के साथ साथ एक कॉलम और किसका आ जाएगा? डेज कॉलम आ जाएगा। तो 2 कॉलम हो गए। एक कॉलम और होता है ड्यू डेट। तो वो ड्यू डेट का क्या कॉलम का मीनिंग है वो अपन लोग आराम से चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे की काउंटिंग पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? लिखो, फॉलोइंग आर द सिचुएशंस, फॉलोइंग आर द सिचुएशंस wherein an account current can be helpful, बेटा वैसे तो अकाउंट करंट जहां चाहे 2 पार्टी आपस में मिलकर बना सकती है, लेकिन जो मैं फॉलोइंग सिचुएशंस आपको बता रहा हूं वहां पर तो अकाउंट करंट बहुत हेल्प करता है। लिखो, नंबर 1, इन बिटवीन द पार्टीज, where the transactions regularly take place, where the transactions regularly take place। अच्छा, यहां पर तो मैं कस्टमर था और मोहित क्या था? बिजनेसमैन। मान लीजिए मैं भी बिजनेसमैन हूं और मोहित भी बिजनेसमैन है। मैं अपने कस्टमर को माल बेचने के लिए कुछ माल किससे खरीदता हूँ? मोहित से। मोहित अपने कुछ कस्टमर को गुड्स बेचने के लिए गुड्स किससे खरीदता है? मुझसे। तो मैं भी इसको माल खरीद रहा हूँ, मैं भी इससे माल बेच रहा हूँ, तो मेरे और उसके बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हिसाब किताब हम किसी पर्टिकुलर डेट को कर लेंगे। तो जो मोहित ने मुझे ट्रांजेक्शन किया वो मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मैं जो मोहित के साथ ट्रांजेक्शन करूंगा मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और हिसाब किताब किसी पर्टिकुलर डेट को कर लेंगे, जिस डेट को नाम देते हैं सेटलमेंट डेट का। क्या बोलते हैं? या फिर डेट ऑफ क्लोजिंग दी अकाउंट करंट। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ क्लोजिंग दी अकाउंट। जिस डेट को जिस पर्टिकुलर पीरियड के अकाउंट्स आपने बनाए हैं उस डेट का सेटलमेंट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट डेट और डेट ऑफ क्लोजिंग दी अकाउंट करंट। ठीक है, नंबर 2 लिखो बेटे। दूसरी सिचुएशन है इन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। स्पेलिंग देख लो, मैंने बोर्ड पे लिख दी है, CONSIGNOR, कंसाइनर एंड कंसाइनी। ये कंसाइनर कंसाइनी क्या होता है बहुत डिटेल में तो हमारा अगला चैप्टर कंसाइनमेंट चैप्टर ही रहेगा, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स इन जयपुर।
जयपुर में मैंने फैक्ट्री लगा रखी है और जयपुर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे अजमेर हो गया या सीकर हो गया या थोड़ा दौसा साइड हो गया या और भी कोई आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट बहुत आसानी से बेच पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मेरा प्रोडक्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स के और भी आगे जाके लोग खरीदना चाहेंगे तो मेरा माल बहुत अच्छे से बिक जाएगा। क्या मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 50 जगह खुद ही माल बेच पाऊंगा क्या? और जब मैं राजस्थान कवर कर लूंगा तो मेरी इच्छा इंडिया में माल बेचने की होगी कि नहीं होगी? और जब इंडिया में होगी तो हो सकता है मेरी इच्छा आउट ऑफ इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड में माल बेचने की हो जाए। तो मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अकेला आदमी अपने पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच सकूं। तो मैं जिस जगह पर भी जिस एरिया में अपना प्रोडक्ट बिकवाना चाहता हूँ वहां पर मैं अलग 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 आदमी एज ए एजेंट अपॉइंट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तो मैं जयपुर में हूँ, ये रुद्र मुंबई में है। आपका नाम बेटा क्या है? लाल सिंह। लाल सिंह जो है वो मान लीजिए बेंगलोर में है, मोहित जो है वो अपने चेन्नई में है। तो मैं जयपुर से अपना माल अलग अलग जगह पे भेज रहा हूँ, ये सब आदमी मेरे बिहाफ पे मेरा माल बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं हो गया कंसाइनर और ये सब मेरे कौन हो गए बेटे? कंसाइनी। तो मैं बहुत बार तो माल भेजूंगा, ये बहुत बार मेरा माल बेच के मुझे पैसा देंगे, तो मेरे उनके बीच में भी 50 बार ट्रांजेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो मैं कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कुछ ये मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस इंटरेस्ट लगाने और लगाने की जो अकाउंटिंग है वो किसके थ्रू हो जाएगी? अकाउंट करंट। बात समझ में आ गई? ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा बेटा। नंबर 3 लिखिए, इन बिटवीन a banker, banker, in between a banker and his customer, in between a banker and his customer, between a banker and his customer। ये बैंकर और कस्टमर का मतलब क्या है बेटा? आज तारीख है 1 अप्रैल 2022। मैं HDFC बैंक के पास अपना अकाउंट खोलता हूँ और बैंक में कुछ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देता हूँ, तो मैं HDFC बैंक का कस्टमर हो गया बेटा। मुझे इंटरेस्ट इसी 1 लाख रुपए पे आज से ही मिलना ड्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन बैंक जो है वो मुझे हर डे पे इंटरेस्ट नहीं देगा, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं करेगा। वो 3 महीने का पीरियड निकल जाने के बाद 30 जून 2022 को मुझे एंटायर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट वन टाइम पे करेगा। नाउ डोंट यू थिंक अगर मेरे 1 लाख रुपए का पैसा April 1 से लेकर 30 जून तक एक ही बार जमा जो मैंने किया वही रह गया, ना मैंने कोई फर्दर डिपॉजिट किया, ना मैंने कोई फर्दर पैसा बैंक से निकाला, तो मुझे जो इंटरेस्ट बैंक देगा वो इसी 1 लाख पे 3 महीने का वन टाइम पे कर देगा ना। लेकिन मैं तो अपने पैसे कई बार बैंक से निकाल सकता हूँ, कई बार बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैंने इन 3 महीनों के दौरान कई बार पैसा जमा किया, कई बार पैसा निकाला, जमा किया निकाला, जमा किया निकाला, ऐसे करते 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 इस तारीख को कुछ ना कुछ बैंक ने मुझे इंटरेस्ट जरूर दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट कितना दिया होगा, इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा, इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट दिया होगा, इस अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया होगा, इन सब की कैलकुलेशन भी हम कौन से कॉन्सेप्ट के कारण पढ़ सकते हैं? अकाउंट करंट। बात समझ में आ गई बेटा? आपके पास बैंक अकाउंट होगा, आपका कहीं ना कहीं बैंक में अकाउंट तो होगा ही। क्वार्टरली बैंक आपके अकाउंट में क्या देता है बेटे? इंटरेस्ट। तो कभी जानना चाहो ना कि बैंक ने इंटरेस्ट हमें कैसे दिया होगा, तो हम लोग जब इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ यार हम भी बैंक में थोड़ा पैसा कई बार जमा करते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेते हैं। तो जो हमने पैसा बैंक में जमा किया होगा उस पर तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया होगा, और हम जैसे ही पैसे बैंक से निकाल लेंगे तो बैंक कहेगा जब तुमने हमें पैसा दिया था तो हम तुम्हें इंटरेस्ट दे रहे थे, अब तुम हमारे पास से पैसा ले जा रहे हो तो हम तुमसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। तो जितना देना है वो प्लस कर लेता है, जितना लेना है वो माइनस कर देता है। लेना है माइनस देना है आपके अकाउंट में डाल देता है। या आपको इंटरेस्ट देना बनता था 5,000 रुपये और आपसे लेना बनता था 5,500 रुपये, तो नेट में आपके अकाउंट से वो 500 रुपये का इंटरेस्ट निकाल लेगा। ये सब हम लोग किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं? अकाउंट करंट के थ्रू। बात समझ में आ गई? एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। व्हाट इज अकाउंट करंट? एन अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट बिटवीन द पार्टीज wherein interest is charged or allowed for a given period of time. An account current takes the form of a ledger account. बात समझ में आ गई? वो हर किसी जगह पर अकाउंट करंट काम में आ सकता है। ये पार्टीज पे डिपेंड करेगा कि वो अकाउंट करंट बनाती हैं या फिर नहीं बनाती। लेकिन कुछ फॉलोइंग 3 सिचुएशन है
जहां पर अकाउंट करंट हमारी काफी मदद करता है। नंबर 1, जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शंस बहुत कंटिन्यूस बेसिस पे होते हैं, तो जहां पर इंटरेस्ट लेना और देना तय होता है, तो वहां पर क्या बन जाता है, अकाउंट करंट। नंबर 2 मैंने क्या लिखवाया था, कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर अलग जगह पर कंसाइनर को माल बेचता है, कंसाइनी दिन 50 बार पैसा भेज रहा है, कंसाइनर 50 बार माल भेज रहा है, तो एक दूसरे पर इंटरेस्ट लगाने और चार्ज करने की भी अकाउंटिंग किसके थ्रू हो जाती है, अकाउंट करंट। और बैंकर वाला जो टॉपिक था वो मैंने अभी अभी आपको समझा ही दिया बेटा। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, methods of preparation of methods of preparation of account current, methods of preparation of account current। बेटा 3 मेथड होते हैं अकाउंट करंट बनाने के, लिख लो, स्क्रीन पे दिए हुए हैं, तीनों लिख लीजिए। नंबर 1, with the help of interest table, with the help of interest table। सेकेंड लिख लो बेटे, by means of products, by means of product। and number 3, by means of product of balances, by means of product of balances। दिखने में नाम टेढ़े मेढ़े हैं, है बहुत इजी। चलिए तीनों का नाम बोले, फटाफट बोलिए। बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस। जो फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हो, ये दोनों का नाम ही अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। बस ऊपर में इंटरेस्ट का कॉलम ऐड करूंगा, नीचे वाले में इंटरेस्ट के कॉलम को हटाकर किसका कॉलम ले आऊंगा, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब इस टॉपिक को प्रैक्टिकली पढ़ने से पहले कुछ 4-5 बातें थ्योरेटिकली आप लिख लीजिए। थ्योरेटिकली आपको याद रखना है, फिर हमारा चैप्टर प्रैक्टिकली इजीली सॉल्व हो सकता है। लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड 5-6 बातें जो काफी इंपॉर्टेंट है वो लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट लिखिए इसमें। एन अकाउंट करंट, एन अकाउंट करंट is rendered, an account current is rendered, R-E-N-D-E-R-E-D, rendered का मतलब होता है भेजना। an account current is rendered by one party, by one party to another party, full stop। for example, if Mr. X, if Mr. X is making an account current, is making an account current for the transactions made, for the transactions made with Mr. Y, with Mr. Y, then the heading of account current will be, then heading of account current will be, इन पे देखो बेटा, Mr. Y in account current with Mr. X, interest to at the rate dash 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 percentage per annum। कुछ समझे मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अकाउंट करंट जो है वो एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को सेंड करती है, या तो x सेंड करता है y को, या y सेंड करेगा x को, या फिर x y को करेगा तो y x को करेगा। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर x इज सेंडिंग एन अकाउंट करंट फॉर द ट्रांजेक्शन मेड विद
वाई, एक्स ने जो ट्रांजेक्शन किसके साथ किए हैं, वाई, तो एक्स अपनी बुक में एक अकाउंट करंट बनाकर किसको सेंड करेगा, वाई। क्यों, ताकि जब एक्स और वाई आपस में एक दूसरे से पैसे लेने की बातचीत करें तो एक दूसरे के बीच में किसी भी तरह का क्या नहीं हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आ गई। जैसे मैं एक्स हूं, मोहित वाई है, मैंने कहा मोहित मैं तेरे को एक अकाउंट करंट भेज रहा हूं, इसको देख ले, अगले महीने की 5 तारीख को मैं तेरे पास पैसे लेने आऊंगा। मैंने मोहित को क्या भेज दिया, अकाउंट करंट, और मैंने कहा मोहित एक बार चेक कर लेना कि तेरे हिसाब से भी वही ट्रांजेक्शन है ना जो मैंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखे। मोहित ने कहा ओके सर। 5 दिन बस ने बताया, बोले हाँ सर मेरे हिसाब से भी मुझे यही पैसा आपको लेना या देना है, आ जाना 5 तारीख को। तो हमने एक दूसरे को जो अकाउंट करंट भेजा, इससे मेरे को ये तसल्ली हो गई कि मैंने कोई एरर नहीं कर रखी, और इसको ये तसल्ली हो गई कि इसने कोई एरर नहीं कर रखी, क्योंकि जो मेरी बुक्स में परचेज किया होगा वो इसकी बुक में सेल्स होगा कि नहीं होगा, और जो मेरी बुक में सेल्स होगा वो इसकी बुक में परचेज होगा कि नहीं होगा, जो मेरी बुक्स में इसे पैसा दिया हुआ होगा वो इसकी बुक में पैसा आया हुआ होगा कि नहीं होगा। कहानी मैच हो जाएगी बेटा। अगर हम दोनों में क्या होगा, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब मैं अकाउंट करंट भेजूंगा ना, तो उस अकाउंट करंट की हेडिंग क्या होगी, मैं कौन, एक्स, ये कौन, वाई। देखो वह एक्स क्या लिखेगा उस अकाउंट करंट के ऊपर, बोलिए, मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स, इंटरेस्ट टू। मान लीजिए मेरे एग्जांपल में 30 अप्रैल थी ना बेटा, हम एक दूसरे पे जो ट्रांजेक्शन लगा रहे थे वो कब तक का लगा रहे थे, 30 अप्रैल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट टू 30 अप्रैल, जो भी डेट गिवन है। और मेरे एग्जांपल में कितना परसेंट था, 6%। अब पूरा बोलो, देखिए शुरू से, Mr. Y in account current with Mr. X interest to 30th April 2022 at the rate 6% per annum। आई बात समझ। अच्छा अगर Y बना के भेजे तो Y क्या लिखेगा, मिस्टर एक्स इन अकाउंट करंट विद मिस्टर वाई। मतलब आप समझ गए कि जो आदमी भेज रहा है उसका नाम बाद में, जिसके फेवर में भेजा जा रहा है उसका नाम पहले। अरे होना भी तो ऐसे ही चाहिए था। रोहित का लेजर अकाउंट किसकी बुक में था, मोहित की बुक में था कि नहीं था। तो इस अकाउंट करंट की जो हेडिंग हुई होगी वो क्या हुई होगी, बता सकते हैं, बोलो देखें, रोहित इन अकाउंट करंट विद मिस्टर मोहित इंटरेस्ट टू 30th April एट द रेट 6% पर एनम। बात समझ में आ गई। और रोहित भेजता मोहित को, तो इन द बुक्स ऑफ रोहित क्या होता, मिस्टर मोहित इन अकाउंट करंट विद मिस्टर रोहित। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, लिख लो बेटे। हेडिंग विल, मैंने क्या लिखवाया है, हेडिंग विल भी लिखवाया है क्या, मिस्टर वाई, हेडिंग विल बी मिस्टर वाई इन अकाउंट करंट विद मिस्टर एक्स। बस इतना ही लिख लें। नीचे की जो अकाउंटिंग है वो अपन जब इलस्ट्रेशंस करेंगे बेटा तब आपके काम आ जाएगी। मतलब ये मत लिखना जी, मेरे कहने का मतलब है ये मत लिखना, वो तो अपने को क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो लिखेंगे ही लिखेंगे। बस ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट नोट हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो। इफ any due date is given for a transaction, if any due date is given for a transaction, if any due date is given for a transaction, then interest will be calculated, then interest will be calculated for the days, for the days starting from the due date, starting from the due date to the date of, to the date of closing the account current। ये जो पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन कल दे पाऊंगा बेटे जब आपके सामने क्वेश्चन होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ, ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करंट, है ना। मतलब जिस दिन आपको क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन है वहां से
जब तक कि आपको क्या बनाना है, अकाउंट करंट, वहां तक का नंबर ऑफ डेज गैप लेंगे। जैसे मैंने मोहित से माल 10 तारीख को खरीदा था ना, तो मैं तो सीधे 10 तारीख से कहाँ चला गया था, 30 तारीख, तो नंबर ऑफ डेज कितना आया था, 20। मान लो मोहित मुझे कहता है कि सर मैं आपको माल तो कब बेच रहा हूँ, 10th अप्रैल को, लेकिन आप मुझे बिना ब्याज के पैसा 15th अप्रैल को दे सकते हैं। तो इसने मुझे 10th अप्रैल तो ट्रांजेक्शन की डेट बताई और 15th अप्रैल ड्यू डेट बता दी। अब मैं 10th अप्रैल से 30th अप्रैल के नंबर ऑफ डेज काउंट करूंगा 20 दिन, या 15th अप्रैल से 30th अप्रैल के डेज काउंट करूंगा 15 डेज। 15, ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी ट्रांजेक्शन की क्या गिवन होगी, ड्यू डेट, तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो उतने दिनों की होगी जो कि ड्यू डेट से शुरू होगा और डेट ऑफ अकाउंट करंट तक, क्लोज होने की डेट तक का गैप आएगा। अंडरस्टूड बेटा? पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इफ ड्यू डेट of a transaction if due date of a transaction is not given, if due date of a transaction is not given, then the date of transaction will be considered as a due date. एज अ ड्यू डेट। जैसे एग्जांपल में देखो, 10 अप्रैल तो है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, 15 अप्रैल क्या है बेटा, ड्यू डेट, और 30 अप्रैल को है सेटलमेंट डेट, यानी जिस दिन तक अपन क्या लगाने वाले हैं, हिसाब। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको लिखवाया था कि अगर, अब बोर्ड पे देखो, अगर किसी ट्रांजेक्शन की क्या गिवन हो आपको, तो फिर नंबर ऑफ डेज का गैप ड्यू डेट से लेकर सेटलमेंट डेट का आएगा। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन की क्या गिवन नहीं होगी, तो हम इसी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही क्या मान लेंगे, और फिर इसी से यहाँ तक का ट्रांजेक्शन का जो नंबर ऑफ डेज आएगा वो निकल कर आएगा। अंडरस्टूड बेटा? वापस देखो, मैंने आपको ये तो बोला है, इफ ड्यू डेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज ड्यू डेट, यानी उसी दिन से सेटलमेंट डेट तक का या डेट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट करंट का इंटरेस्ट चार्ज करना बनेगा। एम आई क्लियर? 4th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि शुरू की 3 बातें जो हैं वो तो हर एक क्वेश्चन में आएगी, ये बात आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। लिखो, if an account current is starting with an opening balance then the date of opening the account current then the date of opening the account current will also be included in calculation of, क्या हुआ बेटा, कहीं मिस हो गया क्या? ओके, then the date of opening the account current will also be included, यहां तक लिख लिया बेटा, will also be included in the calculation of number of days for calculation of interest। ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, ये जब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन पे आऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5, वहां पर आप खुद समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ डेज में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तब मैं आपको बोलूंगा कि देखो बेटा, आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए ये, और देखो मॉड्यूल में आ रहा है एक दिन ज्यादा। अब बोलोगे ये कैसे आ रहा है, तो मैं कहूँगा मुझसे मत पूछो, जो कल आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आखिरी नंबर पॉइंट लिखवाया था कि अगर किसी अकाउंट करंट की बिगनिंग किसी ओपनिंग बैलेंस से होगी, तो जो डेट ऑफ ओपनिंग दी अकाउंट करंट होगा
वो भी नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन में आएगा। अब एक बार इस बात को छोड़ दो, बाकी के जो 6-7 पॉइंट अपन ने अब तक पढ़े हैं शुरू से लेकर एंड तक, समझ में आया कि नहीं आया? ये था बेटा इस चैप्टर का थ्योरी। कल से हम लोग जब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो इसके कुछ सर्टेन इलस्ट्रेशंस हैं। देखो जैसे क्या नाम लिखा है अकाउंट करंट का? विद नाथ ब्रदर। बता सकते हैं कौन बना रहा होगा? नाथ ब्रदर्स। किसके किए गए ट्रांजेक्शन के साथ? और अगर श्याम बना के भेजता तो नाथ ब्रदर इन अकाउंट करंट विद श्याम। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट टू, अब मेरे वाले एग्जांपल में सेटलमेंट डेट या क्लोजिंग डेट 31 अप्रैल थी ना, इन दोनों पार्टी ने कौन सी डेट तय कर ली? कितना परसेंट? अच्छा, किसी भी लेजर अकाउंट में क्या डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि नहीं होता है? तो होता तो लेजर अकाउंट ही है, बस इसमें कुछ नए कॉलम ऐड हो गए। पहला कॉलम ड्यू डेट, ये ड्यू डेट का, फिर डेज का, और फिर उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। आई बात समझ? पक्का बेटा? यहाँ देखो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या दिख रहा है, लेकिन आपको ड्यू डेट क्या दिख रही है? तो हमने जब 1 अक्टूबर से 1 फरवरी के दिन काउंट किए होंगे तो कितने आए होंगे? कल समझाऊंगा कैसे आया, लेकिन इधर देखो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, ड्यू डेट भी क्या लिखी है, यानी कि अगर किसी ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी? 16 सितंबर, और क्या उसकी ड्यू डेट गिवन थी? तो फिर अपन ड्यू डेट कॉलम में 16 सितंबर नहीं लिखे, क्या लिखे? 1 अक्टूबर। लेकिन अगला ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख को हुआ? क्या उसकी कोई ड्यू डेट गिवन है? नो सर। तो क्या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही ड्यू डेट मान लिया गया कि नहीं मान लिया गया? कल से हम लोग इसके अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे। चैप्टर एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अब तो सिर्फ क्या करनी है? प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करके प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस। 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। छोटा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स, बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स। बच्चे 10 में से 10 लाते हैं। कब नहीं ला पाते? जब नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन गलत हो जाए या फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत। तो ये चैप्टर कॉन्सेंट्रेशन वाला चैप्टर। समझ गए मेरी बात? चलो कल मिलते हैं बेटा। ओके ओके।